अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये बात तो ज़बान ज़द-ए-आम थी कि इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में जो जारी सियासी बहरान है ये टल जाएगा, लेकिन अब इलेक्शन हुए हैं तो पाकिस्तानी सियासत एक नए बहरान की तरफ बढ़ रही है, बज़ाहिर जिसका कोई हल किसी के पास नज़र नहीं आ रहा है। इस सिचुएशन में तो मुनीर न्याज़ी का एक शेर याद आता है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। 8 फरवरी को नाजरीन ऐसे मुनफरिद इलेक्शन हुए जिसमें अवाम ने एक ऐसी पार्टी को धड़ाधड़ मोहरें लगाईं जिसके पास कप्तान था ना इंतखाबी निशान, बल्कि उनके पास एक बी टीम थी, वही इन सबको ले बैठी। ऐसा अनोखा मंजर देखने को मिला जिसने परसेप्शन ही बदल के रख दिया। जो वज़ीर आज़म बने बैठे थे वो धांधली के इल्ज़ामात को लेकर आगे आगे हैं, और जिन्हें कोई जानता भी नहीं था वो उम्मीदवार आज अपना मैंडेट का हिसाब लेने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। सवाल उठता है कि इन 80 सीटों का हिसाब कौन देगा जिस पर पीटीआई धांधली के सबूत लिए बैठी है। इंटरनेशनल मीडिया और वॉच डॉग्स को हिसाब कौन देगा जो काफ़ी दिन से इलेक्शन कवर कर रहे हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क का हिसाब कौन देगा। रात की हार को सुबह जीत में बदलने का हिसाब कौन देगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन कराने का हिसाब कौन देगा। इंतज़ामिया की फिर गैर मशरूत सपोर्ट पर अवामी मकबूलियत साबित न कर पाने का हिसाब कौन देगा। कौन हिसाब देगा कि वक्त से पहले मुल्क भर के अखबारात की शह सुर्खियों पर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान होने का। कौन हिसाब देगा उस विक्ट्री स्पीच का जो उस वक्त कर दी गई जब मायूस कुन रिजल्ट नामुकम्मल थे। हिसाब कौन देगा इलेक्शन कैंपेन छोड़कर बंद कमरों की सियासत पर तकिया करने पर। नाजरीन, किसी ना किसी को तो हिसाब देना होगा क्योंकि आगे अवाम है और उन्होंने अपना फैसला बैलेट पेपर के जरिए तो सुना दिया है। अब जिस तर्ज की हुकूमत बनने जा रही है उसके बारे में भी अब कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है वो ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। कोई हुकूमत में अगर बैठना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, वो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, तो ऐसे में ये हुकूमत कैसे चलेगी। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, ये अनोखे ही इलेक्शन हुए हैं, जीतने वाला भी धांधली का शोर मचा रहा है और हारने वाला भी धांधली का शोर मचा रहा है। और जिस तरीके से अब ये हुकूमत बनने जा रही है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट भी कर रही है, वो कहते हैं हम वोट दे के वज़ीर आज़म भी बनवा देंगे, हम कैबिनेट में बैठेंगे नहीं, ये कैसे चलेगी हुकूमत। मौलाना जो इनकी हर कैंपेन को लीड करते थे आज वो कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुकूमत कोई ज्यादा चलती हुई नजर आ रही है आपको? जी, हुकूमत चले तो तब के बने। हाँ। बनती पहले तो बननी चाहिए और बनती नज़र नहीं आ रही। बनती वो नज़र आएगी तो चलती नज़र नहीं आ रही। और जैसा कि आपने कहा कि हम ये मुल्क जो बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन सियासी बहरान में है, बदतरीन आइनी और अदालती बहरान में है और नफ़रत और तकसीम इंतहा पा रहा है और हम एक बंद गली में थे तो एक मज़ीद बंद गली में हम चले गए। और इसमें कोई शक नहीं कि जैसा आपने कहा कि ये 76 साल तारीख़ का एक मुनफरद इंतखाब है कि उनका ये तो हमने देखा कि कप्तान किसी टीम का या किसी जमात का जेल में, लेकिन बाकी जो कुछ हुआ वो नहीं देखा। कप्तान जेल में टीम सी बी नहीं है, सी है, सी टीम, बल्ला पास नहीं, प्लेइंग फील्ड है नहीं। और प्री पोल जो हुआ, जिस तरह उम्मीदवार पकड़े गए, तजवीज़ कुनिंदे पकड़े गए, तायद कुनिंदे पकड़े गए, पेपर मुस्तरद हुए, पेपर फाड़े गए, नामजदगी पेपर छीने गए, और जिस तरह उसके बाद साड़ी गल हो गई वालों के साथ निगरान हुकूमतें थी, इलेक्शन कमीशन था, ब्यूरोक्रेसी थी, पुलिस थी, इंतज़ामिया थी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि 6 या 7 फरवरी को खबरों की सूरत में ज़मीमा छपा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अवाम ने फैसला सुना दिया। चौथी बार वज़ीर आज़म और मैं उस दिन हैरान रह गया। मैंने कहा मैं 2 दिन मैंने कहा कि मैं हैरान रह गया कि मैंने कहा कि मैं 2 दिन सोया रहा हूँ, 8 फरवरी भी गुजर गया है और ये वज़ीर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बन गए हैं। इतनी नींद, इतना इत्मीनान और इतना चैन, लेकिन वो नीचे फिर सुर्खी में जाके पड़ा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फलां 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 होगा। हाँ। तो अब इसमें मैं नवाज शरीफ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, उन्होंने जो फैसला किया उनका राइट बनता है। मरियम नवाज साहबा के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, पहली वज़ीर आला होंगी पंजाब की खातून
गो के मेरा मोरूसी सियासत के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जब इस तरह का टेस्ट हो कि जब आप आएँ एवनफील्ड फ्लैट से निकलें और पाकिस्तानी बरतानिया पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर इस्लामाबाद, फिर वो जो है शाही किला का सब्ज़ाज़ार, फिर जलसागाह, फिर जाती उम्रा, फिर तोशा खाना अदालत, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर ताहियात नाहली ख़त्म। जिस तरह के अनोखे और लाडले रिलीफ मिले, जिस तरह के अनोखे और लाडले प्रोटोकॉल मिले, और जिस तरह के हमने सारों ने महफिल सजाई कि अब जहाज़ की पुश्त मुबारक नज़र आ रही है, अब जहाज़ का सामने मुबारक नज़र आ रहा है, अब जहाज़ से कदम मुबारक निकले होते रहे, खुशहाली आ रही है, नवाज दो पाकिस्तान, तरक्की आ रही है, उम्मीद आ रही है। तो इसके बावजूद अगर उनको मैंडेट नहीं मिला था तो दो ऑप्शंस मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। एक कि हमें मैंडेट नहीं मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया है और हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन अगर हुकूमत बनानी थी तो नवाज शरीफ साहब को इस वक्त ये चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए थी, लेकिन ये इत्तेहादी और मखलूत और अकलीती हुकूमत मिल रही है, मैं इस चैलेंज में कबूल करूंगा, मेरे पास रोड मैप है, विजन है, पॉलिसी है। उन्हें नहीं जाना चाहिए था। खैर चले गए। अब इसमें क्या है, अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी मासूम सी ख्वाहिश लेके, जी नहीं वो तो देखे ना, हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं है। एक कि जमहूरियत का नाम तो हम लेते रहते हैं, लेकिन जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत को हमने बदनाम किया हुआ है, सिविलियन आमरीयत है। दूसरा, जहाँ जब एक दिन विक्ट्री स्पीच उन्होंने ख़त्म की थी तो दूसरे दिन मॉडल टाउन में आए थे, तो उस दिन उन्हें कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो सारों से बात करें। ये कहना चाहिए था कि मैं हार गया, मैं अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ, नया खून आगे आने चाहिए था। ये रवायतें होनी चाहिए थी, या इलेक्शन, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं या कुछ भी करते हैं। बहरहाल उन्होंने नहीं कहा। तो अब सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब तो चूंकि इररेलेवेंट हो चुके हैं, बड़े बड़े सियासतदानों ने लिया, बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप देखें जमात इस्लामी की तरफ से देखें, अब तो मौलाना भी उस मैदान में आ गए हैं और बड़े सियासतदान। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उसी लाइन में खड़ा होना चाहिए था? अगर आज आपने वाकई जमहूरियत बचानी थी तो आप कहते कि इलेक्शंस शफाफ नहीं हुए हैं। 2013 में तो आपने आरओ का इलेक्शन कह दिया था, इस दफा तो आपने ये भी नहीं कहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर किस बेस पर सपोर्ट कर रही है? किस बेस पर आप वजीर आजम का वोट देना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब को, और आप कैबिनेट में भी नहीं बैठना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि मौलाना साहब को इस लिस्ट से निकालें, सिराजुल हक साहब की लिस्ट से, या साद रफ़ीक ने जो हार मानी, या समर बलोर ने जो हार मानी, या और जो हैं उनको, इस मौलाना साहब को इस लिस्ट से निकालें। मौलाना साहब इस वजह से इलादा नहीं हुए कि जमहूरियत की उनको याद आ गई थी या कुछ और। मौलाना साहब, आपको एक ज़हनों में रहना चाहिए कि पिछले 5 साल से 3 बड़े फरीक हैं मुल्क में। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ 3 बड़े फरीक थे, हाउस ऑफ शरीफ, जरदारी साहब एंड कंपनी और मौलाना साहब। जब ये दोनों घर बैठ गए थे, मौलाना साहब ने पीडीएम बनाकर तो उसको जान भरी रखी और सड़कों पे आए रहे। तो हाउस ऑफ शरीफ, वजीर आजम भी, वजीर आला पंजाब भी, जरदारी साहब एंड कंपनी सिंध भी, और किंग मेकर इधर मरकज में। बिल्कुल। मौलाना साहब के पास कुछ नहीं बचा। केपी से क्लीन स्वीप कर दिया तहरीक इंसाफ ने, और मौलाना साहब का बेटा तक हार गया। तो मौलाना साहब इररेलेवेंट हो रहे थे, तो उन्होंने एक चारों तरफ से हमलावर हुए और इस सिस्टम पे और इस मौजूदा निज़ाम पे। तो अब वो रेलिवेंट होने जा रहे हैं, और रेलिवेंट किस लिए होने जा रहे हैं? बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए, सदर उनकी बनना पुरानी ख्वाहिश है उसके लिए, 1-2 आईनी ओहदे उसके लिए। रेलेवेंट आप किसके साथ मिलकर होना चाह रहे हैं? आप केपीके में अगर धांधली का शोर मचा रहे हैं तो केपीके में किसने क्लीन स्वीप किया है? तहरीक इंसाफ ने किया है, जिसके लोग कल आपसे मिलने के लिए आए थे। तो समझ नहीं आ रही ये क्या खिचड़ी बन रही है कि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं कैसे आप उसके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे? आपको तो शिकायत ही उन लोगों से है जिन्होंने आपका मैंडेट चुराया है, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। को मौलाना की कुछ समझ में नहीं आ रही, मौलाना किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं? मैंने कहा है ना कि मौलाना साहब जो हैं वो अभी आज उन्होंने एक इंटरव्यू में फरमाया, कल फरमा रहे थे कि जन बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर
अदम एतमाद की आज कह रहे हैं वो गलती से निकल गया जनरल फैज का नाम मेरे मुंह से। पहली बात तो ये है कि जी पहली बात तो ये है कि जन बाजवा मुस्लिम लीग कह चुकी है, पीपल्स पार्टी कह चुकी है और अख्तर मैंगल जैसे कह चुके हैं कि ये तो वो शख्स थे जो हमें तरीके अदम एतमाद ना लाने का कह रहे थे। और मुझे इस्लामाबाद की एक मीटिंग याद आ गई जिसमें सारों को इकट्ठा करके तरीके अदम एतमाद पास हो चुकी थी। रात का वक़्त था तो जन बाजवा आए और उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद आप वापस लें, ये इमरान खान हुकूमत अगले 2 महीने बाद मुस्ताफ़ी हो जाएगी, आप इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो 2 बंदों ने मुखालफत की थी, एक बिलावल भुट्टो, एक खालिद मक्सी साहब। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम वापस नहीं हटेंगे। ये सारे चुप करके बैठे रहे थे। मौलाना साहब के बेटे थे उस मीटिंग में। तो दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब का उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद हालांकि उस वक्त कोर कमांडर थे, वो जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा गलती से मुंह से नाम निकल गया। तो मुझे आपने चूँकि मुनीर न्याजी का शेर सुनाया, मैं ज़फ़र इकबाल साहब का शेर मौलाना साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो अब मौलाना साहब से वो गलती से निकल गया। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी का आप अंदाज़ा करें जमहूरियत पसंदी, सदर हमें दे दो, चेयरमैन सेनेट हमें दे दो, कौमी असम्बली का स्पीकर हमें दे दो, 4 गवर्नर्स हमें दे दो और कायमा कमेटियां के चेयरमैन हमें दे दो। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की सियासत हो रही है। इस मुल्क ने क्या बिगाड़ा है इनका, इस कौम ने क्या बिगाड़ा है इनका। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पहला वाइट पेपर 45 सीटों का, वैसे तो वो कह रहे हैं हमारी 84 सीटें हैं जो हमसे छीन ली गई, लेकिन आज 45 सीटों का उन्होंने फॉर्म बी 45 के साथ वो सबूतों के साथ दिया है। 18 सीटें उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, 17 सीटें MQM को दे दी गई, 6 सीटें पीपल्स पार्टी को, 2 आज़ाद, 1 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी और 1 इजाजुल हक। तो अब ये आप अंदाज़ा करें कि या तो हम चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कि उनका जो मैंडेट था उनको दे दिया जाए, या फिर हम ये जो सारे मिल के PDM 1 का भयानक तजर्बा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर अगर जाना चाहते हैं तो फिर कर लें। अगर मौलाना को अभी कुछ अच्छा ऑफर हो जाए तो आपको लगता है ये मौलाना सब चीजों से बैकआउट कर जाएंगे? बलोचिस्तान की वजारत आला या सदर कोई एक भी हो जाए, और बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि मौलाना साहब रेट बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा रहे हैं अपना, और मौलाना साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं जो हमारे मुल्क में सियासत होती है। जरदारी साहब और मौलाना साहब का उस बारे में कोई नज़ीर नहीं है। और अब एक और ख़बर भी सुनते जाइए कि मुस्लिम लीग नून अंदर से अब 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। ये ताज़ा खबर है, अभी जब मैं आ रहा था आपके शो में तो ये ताज़ा खबर है। एक हिस्सा कह रहा है कि हुकूमत ना लें और वो उसमें इजाफा होता जा रहा है लोगों का। दूसरा हिस्सा दुखी है कि हमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाएं, नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएं। तो मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड, मौलाना साहब बाहर, पीपल्स पार्टी का आपको पता ही है पूरी टोटल कैंपेन बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी, बिल्कुल। और अब जरदारी साहब उसको उसके साथ बिठाएंगे। मतलब एक अगर बन गई तो बैसाखियों वाली हुकूमत, कमजोर हुकूमत, मजबूर हुकूमत, कोई फैसला या मुश्किल फैसला या बड़ा फैसला करने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाएगी, ब्लैकमेल होगी और ऊपर से मुल्क के मसाइल। इसका इजहार ख्वाजा आसिफ कर चुके हैं। ये तो कभी भी अदम एतमाद कर सकते हैं। ये कंसर्न नून लीग की सफ़ों में मौजूद है। नून लीग में ऐसे लोग हैं जो मशवरा दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी आप डील ना करें। पीपल्स पार्टी कभी भी हमें जो है ना वो अपना जो सहारा है वो बैसाखियाँ अपनी खींच सकती है, तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो नून लीग में ये रियलाइजेशन मौजूद है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और पहले दिन से मौजूद है। और अब तो मुस्लिम लीग की भी मान रहे हैं कि बिलाशुबा जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को 4थी बार वजीर आज़म नहीं बनने दिया। सही। और बिलाशुबा ये 75 साल तारीख का एक अनोखा मैंडेट है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मिला है, इतनी इस तरह की पोजीशन में और इस तरह की सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया। अब सूरत हाल एक ही हो सकती। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी था मेरे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 8 फरवरी से पहले पाकिस्तान के छोटे बड़े हर तरह के
दानिश्वर का यही मानना था कि पाकिस्तान के बदतरीन मसाइल का अवलीन हल एक ही है और वो इलेक्शन है। मुल्क में छाई हुई गैर यकीनी का खात्मा इलेक्शन में है और वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन को एक फुल स्टॉप करार दिया जा रहा था। लेकिन ये क्या, जो वज़ीर आज़म बन बैठे थे वो तो अवाम में अपनी मकबूलियत साबित ही नहीं कर पाए, बल्कि जितनी सीटें मिली उनके साथ धांधली का इल्ज़ाम भी गले पड़ गया है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अवाम ने पाकिस्तानी सियासी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। अवामी अदालत में खामोश वोटर्स ने अपना फैसला सुनाया तो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के दावे, ख्वाहिशें, सियासी पंडितों के तज्ज़िये और सर्वे धरे के धरे रह गए। लाख मुश्किलात के बावजूद कौमी असम्बली के इलेक्शन में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों के साथ लीडिंग पोजीशन में हैं। नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। पीटीआई का दावा है कि हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री को मैनेज करके दूसरी पार्टियों को नवाजा गया है। फॉर्म 45 पर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। पीटीआई का मानना है कि हमारी 177 सीटें थी लेकिन हमें सिर्फ 93 दी गई। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने फॉर्म 45 के साथ शिरकत की और सबूत इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह भी मानना है कि मजीद 46 सीटों का मुकम्मल डाटा उनके पास मौजूद है, जबकि 29 सीटों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एन उसी वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगजेब इस धांधली के इल्जामात की सफाइयां दे रहे थे। उनका ये मानना है कि तहरीक इंसाफ जाली फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया को दिखाकर उनको गुमराह किया जा रहा है। क्या वो कह रहे थे, जरा देखिए। जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ तो फॉर्म 45 अभी मुरत्तब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और वो फॉर्म 45 जो कि बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन्स, जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो कि पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। अब ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका ये निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। दोनों ही उम्मीदवार और दोनों ही रियासत के जारी करदा असल फॉर्म 45 हुसूल के दावेदार, तो यहाँ नाकामी इलेक्शन कमीशन की नज़र आती है कि कोई तो है जो झूठा है और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन कुछ भी हो, धांधली के इल्ज़ामात से बात बढ़कर अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। हालांकि अभी तहकीकात के जो फोरम्स हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ, इस नारे के साथ खैबर तक कराची, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें सड़कों पर हैं, वहीं पर पीटीआई और JUIF भी अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हो रही हैं। यही मौक़िफ़ बदतरीन हरीफों को करीब भी ले आया है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, जिससे तासुर मिल रहा है कि इमरान खान और मौलाना साहब के दरमियान जो है ये इख्तलाफात की बर्फ़ अब पिघलेगी, पिघलना शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सियासी मुआवजा कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी मुखालिफत के बाद क्या पीटीआई और JUIF इकट्ठे चल सकते हैं? इस इत्तेहाद की शक्ल सूरत क्या होगी? क्या इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान माजी में एक दूसरे के खिलाफ दिए गए सख्त बयानात से जान छुड़ा पाएंगे? सवाल ये भी है कि अगर इत्तेहाद मौलाना के साथ हो सकता है तो क्या मुखालिफ पीपल्स पार्टी के साथ बात करके हुकूमत बनाने में क्या हर्ज है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपका। मरवत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जाहिर है मौलाना साहब के साथ जो आप लोगों का वफ्द मिला, ग्रीन सिग्नल आपको खान साहब से मिला, इमरान खान साहब की तरफ से आपको इजाज़त मिली तो ये सारा वफ्द गया, लेकिन समझ में नहीं आ रही ना मौलाना साहब किस एहतजाज की बात करें, किस धांधली के खिलाफ एहतजाज की बात करें? उनका तो सबसे बड़ा स्टेक KPK में है, और KPK में किसने क्लीन स्वीप किया है? KPK में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया है। 2013 से लेकर 2024 तक तहरीक इंसाफ को वहाँ के अवाम ने मैंडेट दिया है हुकूमत करने का। तो समझ में नहीं आ रही है, अगर आप लोग मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, मुलाकात का मकसद क्या था? उनकी तो शिकायत ये है कि KPK में उनका मैंडेट चुराया गया है, तो वहाँ पर तो जीतने वाले आप लोग हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ने ये इल्ज़ाम हमारे ख़िलाफ़ नहीं आयद किया है, और अगर कोई भी उनके शकूक व शुबात किसी भी हलके के हवाले से हैं तो इल्ज़ाम आयद कर दें कि फ़लाँ हलके में
आपके फार्म 45 पे इतने वोट्स हैं और फार्म 47 पे आपको जितवाया गया है, या वो ये बता देंगे कि जी हमने धांधली की कहाँ पे और किस तरह। 8 फरवरी से कबल हम मुल्क के किसी हिस्से में हम तो अछूतों की तरह ट्रीट हो रहे थे, ना हमारा झंडा था, ना हमारे कन्वेंशन थे, ना हमारी कैंपेन थी। हमें किसने जितवाया? दूसरी बात यह है कि हम हर हल्के में अगर मौलाना साहब किसी पे उंगली रखते हैं तो हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। दूसरी एक बात आपने की, मरियम औरंगजेब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारड़ साहब की, उस पर मैं बड़ा ही आसान सा ये है, वो कह रहे हैं कि जी हमने बनाए और ये किया वो किया, जाली ये सारे फार्म 45 अपने बयान अल्फी के साथ हमने इलेक्शन कमीशन में जी जेली बनाए। अब ये सारे बयान अल्फी के साथ ये सारे फार्म 45 हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। अब ये जुर्रत करें और आए वहाँ पे कह दे कि ये जेली है, तो जेली फार्म किसी भी क्वासाई जुडिशल फोरम के सामने रखना एक जुर्म है। एक और बात है, वो ये है कि फार्म 45 ये अपने ले आए, हम अपने ले आते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, एक दिन में फैसला हो जाता है पाकिस्तान में धांधली हुई है या नहीं हुई है। तो तरीका ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे फार्म 45 और इनके फार्म 45 नादरा को भेज दे, वहाँ पे हर प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग के अंगूठे लगे हैं, तो लिहाजा जिसने अगर कोई जेली अंगूठा लगाया है वो उसके लिए सजा है 7 साल तक, तो लिहाजा सजा भी उनको हो जाएगी। लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी तो कह रहे हैं कि ये कैसी धांधली है कि जहां आप हारे हैं, ये नून लीग का मौकिफ मैं आपको बता रही हूँ, वो कह रहे हैं ये कैसी धांधली है, जहां आप लोग हारे हैं वो धांधली है। केपीके में आप जीते हैं, वहां तो आप लोग खुशियां मना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर थे वो जीत गए हैं, जिस तहरीक हम तो पंजाब में भी जीते हैं, सिर्फ केपी से ज्यादा सीटें तो हमने पंजाब में जीती है। अभी जो मौजूदा रिजल्ट है, केपी से दुगनी सीटें हम पंजाब में जीते हैं। हुआ ये है कि 3-4 किस्म के रिटर्निंग अफसर थे, ग्रीन, रेड, ब्लैक, जो बिल्कुल सरेंडर कर गए थे। उनको आप देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूं, आप अटक से लेके आप जेलम तक जाएं, ये रीजन सारा जो है उसमें हमें बिल्कुल स्किप आउट किया गया है, कोई एक हल्का भी हमें नहीं दिया गया है और सारे हल्के से हमें, और ये सारे हल्के हमने जीते हैं। अच्छा, अब सेंट्रल पंजाब में उनके शायद वहां पे रिटर्निंग अफसर डट गए थे। मैं आपको अर्ज करूं, केपी में भी हमारे साथ धांधली की है जहां पे इनका बस चलता था। पेशावर सिटी हमने स्वीप की है, लेकिन पेशावर सिटी के 8 हल्के हम हार गए। किस तरह हार गए? यानी एने में हम जीत रहे हैं और वहां पे उन्होंने 7वें नंबर पे जो जीता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा नहीं, 7वें नंबर वाले को जितवाया, 4थे नंबर वाले को जितवाया, 5वें नंबर वाले को जितवाया। मजाक किया है इन्होंने, फ्रॉड भी किया है। कोई हया और शर्म होती तो नून जो है मारे शर्म के आज ये कहती कि हम कौम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। ये तावीलें गढ़ रहे हैं कि जी हमने फार्म 45 जेली बना दिया। आ जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब, पूरी क़ियादत कौम पे आ जाए, कुरान शरीफ पे फैसला कर ले। लेकिन उन्होंने वो तो ये कहते हैं, ठीक है, जब उनसे सवाल होता है कि आप लोगों को उनको कहना चाहिए था कि जिनके पास अक्सरियत है वो आकर हुकूमत बनाएं, तो उन्होंने कहा आ जाएं, अगर उनके पास नंबर्स हैं तो आके अपनी हुकूमत बनाएं। तो मसला ये है कि आप लोग तो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहते, क्योंकि जाहिर है कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने नंबर तो किसी के पास अक्सरियत वाले तो नंबर है ही नहीं। मिलना आप लोगों ने किसी के साथ था नहीं, वो तो कह रहे थे आए आप हुकूमत बना लें अगर आपके पास नंबर्स हैं तो। हमारे हल्के हमें वापस कर दें। ये पीपल पार्टी की कुल नशीसें जो ये जीती हैं वो 6 हैं, MQM के 17 के 17 सीटें हमारी है। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी कुल तादाद 20 है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास फार्म 45 की शक्ल में मौजूद है। उस पे प्रिजाइडिंग अफसर के अंगूठे लगे हुए हैं, बुनियादी दस्तावेज हैं जिस पे फार्म 47 मुरतब हुआ है। अब इनके पास क्या सबूत हैं कि फार्म 45 जो है जो हमने पेश किया, और सिर्फ हमने अपने नहीं पेश किए। मैं इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ, जहाँ से शुएब शाहीन को अरवाया गया है, वहाँ पे जो मुखालिफ उम्मीदवार ने जो जुमात इस्लामी से हैं या मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, सब ने आके कहा है कि जी PTI ने जीती है। मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ, जहाँ पे सालार काकड़ को अरवाया गया है, वहाँ पे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि जी जिसको जितवाया गया वो तो मेरे हक में दस्तबरदार हुआ था PMLN का उम्मीदवार,
और उन्होंने कहा कि जी सालार काकड़ जीते हैं। और फिर आपने वो दूसरे नवाब रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई को उम्मीदवार जीता है। फिर पगाड़ा साहब के बयानात सुने, ये सब झूठ बोल रहे हैं हमारे लिए। बात ये है कि फॉर्म 45 आप लोगों के पास भी है, फॉर्म 45 पीपल्स पार्टी भी दिखाती है, नून लीग भी आज दिखा रही थी। मसला ये है कि अगर दोनों के पास असली है तो नकली किसके पास है, तो ये फैसला किसने करना है? अगर इलेक्शन कमीशन ने करना है, उस पर तो आप लोगों को एतमाद ही नहीं है। मैं आपको आसान सा हल है, आप अपने ही टीवी चैनल पे मुज़ाकरा ही रख दें, वो ले आए अपना फॉर्म 45 और साथ में हम ले आते हैं पूरे हल्के के तमाम उम्मीदवारों के 45। अगर 24 उम्मीदवारों के फॉर्म 45 एक जैसे हैं और जिसको जितवाया गया है उसका दूसरा है, तो ये 24 दुरुस्त हुए वो, या वो जो जिसको डिफरेंट एंट्रीज दी गई। मतलब ये है कि इन्होंने फॉर्म यहाँ पे इन्होंने हद ये भी कर दी। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को कोई अदालतों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो अलबत्ता हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने की 184(3) में। अगर पाकिस्तान पे कोई तर्स कर सकता है और पाकिस्तान के अगर आज ये 47 का दांधला चल जाता है तो आइंदा कोई अवाम के पास नहीं जाएगा, रिटर्निंग अफसर के पास जाएगा कि जी मुझे जितवाएं। हमारे जो मसूद साहब हैं फिक्सिट वाले कराची में 1,16,000 उनके हैं, आलमगीर मसूद के, और 6,000 PMQM के उम्मीदवार के, 1,16,000 वाला आ रहा है और वो जीत रहा है। हमारे अली बुखारी साहब हैं इस्लामाबाद के, वो 1 लाख से ज्यादा तो उनकी लीड है, 1,12,000। अब मुझे ये बताएं मरवत साहब कि अब आप लोगों ने करना क्या है? मौलाना साहब के साथ हाथ मिलाने का मकसद क्या ये है कि उनके पास ज़ाहिर है एक बड़ी एक स्ट्रीट पावर है, आप लोग तो इस पोजीशन में नहीं हैं, आप लोगों को तो कैंपेन ही नहीं करने दी गई, जो तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकले उसको पकड़ लिया जाता है फ़ौरन। तो क्या एहतजाज करने के लिए ज़रूरी था कि मौलाना साहब का हाथ थामा जाता क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है? आप लोग के लोग अब उस तरीके से ओपनली बाहर निकल नहीं सकते, क्या ये वजह है कि मौलाना साहब के साथ आप लोग मिलना चाह रहे हैं? मौलाना साहब ने वही बयान दिया जो हमारा बयान है। उन्होंने कहा जी कि रिजल्ट में रिगिंग हुई है और हम एहतजाज करना चाहते हैं। मौलाना साहब बबांगे दहल कह दे कि पीटीआई ने रिगिंग की है तो हम हर हल्का उनके साथ खोलने को तैयार हैं। कौन साल का? मैंने खुद मौलाना साहब के मौलाना साहब तो और भी बड़ी बातें कर रहे हैं, मौलाना साहब तो और भी बड़ी बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब जो आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे सब कुछ हुआ, अदम एतमाद आई और मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते थे तो आपको तब बोलना चाहिए था। तो अब दूसरी पार्टी तो ज़ाहिर है ये कह रही है कि ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, नंबर्स आपके पास है नहीं है, बार्गेनिंग पोजीशन आपके पास है नहीं है, तो आप इस तरह की बातें करें। तो मौलाना के पास तो कहने को और भी बहुत कुछ है, वो तो और भी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं आसान सा जवाब दे देता हूं, अगर इंसानी अकल इस पे अपील होती है तो मेरी बात दुरुस्त होगी। अप्रैल 2022 में बाजवा के ईमा पे हमारी हुकूमत का खात्मा किया गया। ये हमने पहले दिन से कहा था कि बाजवा ने किया है, नंबर 1। अब इसके बाद मौलाना साहब का बयान, अली वजीर साहब का बयान, ये वो लोग थे जिन्होंने हमारी रिजीम चेंज में इन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। मौलाना साहब ने कहा कि ये बाजवा के कहने पे सब पार्टियों ने किया, पीपल पार्टी और PMLN ने। तो लिहाजा उस दिन से लेकर आज तक आपने खुद कहा कि हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई। आपने कहा कि जी हमें हमारे दोनों हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया। अब इन हालात में ये दांधला अगर हुआ है तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि सारा निज़ाम हमारे खिलाफ यकजा है और ये इंसानी अकल को अपील करती है। अप्रैल 2022 से लेकर आज क्या ये बात अपील नहीं करती कि जिनके साथ आप मिल रहे हैं, मौलाना के साथ मिल रहे हैं, वो उस वक्त PDM के सरबराह थे, वो सब इस चीज को वो लीड कर रहे थे, तो उस वक्त वो हट जाते, उस वक्त आपके साथ आ जाते, उस वक्त जमहूरियत का झंडा लेकर खड़े हो जाते मौलाना साहब? नहीं, उस वक्त वो तो वक्त गुजर गया ना। अब सन 71 में मेरे दादा फोत ना होते तो अभी तक जिंदा होते। अभी की बात करते हैं ना। उन्होंने ये एक एक्नॉलेजमेंट की है, तस्लीम किया है, और साइफर के केस पे जो हमारा बयानिया है और जिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि ये बाजवा का किया दरा है और साइफर की कहानी मन गढ़त, इन्होंने कहा जी साइफर झूठा है। अब उसी पे हमें सजा दी गई। साइफर पे हम विंडिकेट हो रहे हैं, रिजीम चेंज पे हम विंडिकेट हो रहे हैं,
इलेक्शन जो ट्रांसपेरेंट होने थे, फेयर होने थे, 8 मई तक इनका 8 फरवरी तक इनका ख्याल था कि हाथ पांव बांध अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कैटेगोरिकली कि आप लोगों ने ऑपोजिशन में बैठना है, हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, आप लोग ऑपोजिशन में बैठने जा रहे हैं? नहीं, हम अपोजिशन में नहीं बैठने जा रहे हैं। हमने अपना उम्मीदवार फील्ड किया हुआ है, हम कल एहतजाज पे जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया को दिखाना पूरी दुनिया की मीडिया आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया इधर थी, वो हमारे कोई चाचे के बेटे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया कह रही है पाकिस्तान में ये रिगिंग हुई है, ये भी गलत कह रहे हैं, ये उम्मीदवार भी गलत कह रहे हैं, मौलाना साहब भी गलत कह रहे हैं, अचकज़ई साहब भी गलत कह रहे हैं, तो मौलाना साहब सपोर्ट करेंगे आपके उम्मीदवार को? ये इस पर बात हुई, मौलाना साहब सपोर्ट करेंगे आपके कैंडिडेट को? देखिए, मौलाना साहब ने ये ऐलान तो कर दिया कि मैं शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरा तो कोई उम्मीदवार नहीं है। अब हमने वोट जो है और एहतजाज में सपोर्ट मांगी है, उनका फैसला है, जो भी वो फैसला करेंगे। लेकिन हमारा कोई इंतखाबी या सियासी या हुकूमती इत्तेहाद नहीं है। ये मौजूदा हालात के तनाज़र में हम दोनों अब एक किश्ती के मुसाफिर बन चुके हैं फिल वक्त। सही, तो लिहाजा हालात हमें एक दूसरे के करीब लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, प्रोग्राम में वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि वजारतें नहीं लेंगे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसकी वजह शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ली गई महंगाई पर वो एक उनकी हार्ड लाइन है जिससे फौरी पीछे हटना मुश्किल है। याद रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंतखाबात से पहले कई बार ये कह चुके हैं कि नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत हम नहीं बनाएंगे, और एक शख्स के हाथों 2 बार बेवकूफ़ बनना ये शर्मनाक होगा। नाज़रीन, इलेक्शन के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा बनना ज़रूरी है। ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये धरनों का नहीं है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान भी रियासत के नाम पर सियासत कुर्बान करने का नारा बुलंद किया गया, लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपना मौक़िफ़ ही बदल लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी महंगाई, मुआशी बदहाली, बेरोज़गारी जैसे मसाइल का बोझ बांटने की बजाय अवाम को मुश्किलात से दो चार करने की तमाम जो जिम्मेदारी थी ये मुस्लिम लीग नून पर डाल दी और उन्हें महंगाई लीग का नाम दिया। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालने का तो कह रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वजारतें लेने से इनकार क्यों कर रही है? क्या पीपल्स पार्टी मुश्किल फैसलों से घबरा रही है क्योंकि IMF फिर से डू मोर का मुतालबा लेकर मैदान में आ चुका है? सवाल यहाँ उठता है कि क्या हंग पार्लियामेंट क्या ये मुल्क में इस्तेहकाम ला पाएगी? अगरचे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना में बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन पावर शेयरिंग के नाम पर आईनी ओहदों पर नजर जरूर जमाए हुए है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर पाकिस्तान के ओहदे लेना चाहती है, ये ओहदे अपने पास रखना चाहती है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अहम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पर क्या रजामंद होगी? ये भी सवाल है कि वजारतों के बगैर पीपल्स पार्टी कब तक मुस्लिम लीग नून का साथ देती रहेगी? इस बारे में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना ये हुकूमत के लिए खतरा होगा। अब सवाल यह है कि अगर पिछली हुकूमत के इत्तेहादियों में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी बाहमी एतमाद की इतनी कमी पाई जाती है, तो ये साथ वाकई में कितना देर पा होगा, चल भी पाएगा या नहीं? दूसरी तरफ सिंध में इलेक्शन की शफाफियत को लेकर GDA भी अब मैदान में आ गई है। धांधली की वजह से GDA पहले ही सिंध असम्बली की 2 जीती हुई सीटें छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। GDA क़यादत ने आज जामशोरो इंटरचेंज पर धरना देकर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए हैं। अब सवाल ये भी है कि इलेक्शन की शफाफियत को लेकर पूरे मुल्क में धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या इंतखाबात के बाद सियासी और मुआशी बहरान ख़त्म होने की बजाय क्या मज़ीद बढ़ने तो नहीं जा रहा? मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन करी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा आपका। शहरी साहिबा, सबसे पहले तो
कल जो मौलाना साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा जनरल फैज़ के कहने पर लाएगी। बहरहाल आज तो वो जनरल फैज़ के नाम से पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का नाम गलती से मैं ले गया, जनरल बाजवा के कहने पर सब कुछ हुआ, सारे मामलात उनके कहने पर तय हुए, सारी जमातों को उन्होंने कहा जो तहरीक अदम एतमाद जो लेके आई कि आपने कब ये सारी मूवमेंट करनी है, सारे मामलात उन्होंने तय करवाए और नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमातों ने उस पर मोहर लगाई। तो आपकी लीडरशिप का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है इस सब पर? इसमें कोई ऐसी, देखिए सॉरी टू से, इसमें क्या मौक़िफ़ होगा। एक तो मैं कल खड़े होके कुछ भी कह दूं, मौलाना बादशाह आदमी है, वो जानते हैं उनकी सियासत क्या है। और आप इसकी टाइमिंग भी देखें जी, वो तो इस पूरी तहरीक के सरबराह थे जिससे ये अदम एतमाद हुआ। और कहाँ कोई ये मतलब कौन कहने को तैयार है। ऊपर से जो जिन जनरलों की बात कर रहे हैं उनकी तो एक अलग रिलेशनशिप थी पीटीआई से, खासतौर से जनरल फैज़ की। तो ये तो सबके सामने बात है। और अब मतलब उनके जो भी खदशात हैं, जो भी उनको बरी है कि वो अब अरबाब इख्तियार से उनकी आई डोंट नो क्या गुफ्तो शनीद है, क्या वो बागिन चाह रहे हैं, उनकी एक अपनी पोजीशन है, हैसियत है। वो तो पीडीएम का सबसे बड़ा हिस्सा था, बल्कि हम तो पीडीएम की जमात से निकल भी गए थे, मतलब अलायंस से। तो मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्या, मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसी मीटिंग का। लेकिन शहरी साहब, ये क्या रवैया है सियासतदानों का? जब आपको इस्टेब्लिशमेंट से फायदे मिले तब आप चुप रहते हैं, जब आपके मामला तय नहीं होते तब आप मैदान में आ जाते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे इमरान खान ने भी 3.5 साल के बाद सारे राजों को खोला कि मुझे तो 3.5 पौने 4 साल काम ही नहीं करने दिया जनरल बाजवा ने, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, मुझे दोबारा ऐसी हुकूमत मिली बैसाखियों वाली, मैं तो नहीं करूँगा। मतलब ये कि अगर मौलाना साहब को ये सारे उनकी रिजर्वेशंस थी तो तब बोलना चाहिए था। अगर तब कुछ गलत हो रहा था जमहूरियत के साथ तब बोलना चाहिए था। तो ये जो सियासतदानों के रवैये हैं, कि आप नहीं समझती कि यही जमहूरियत के मुनाफी रवैये अपनाए हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करती हूँ बेटा कि ये जिस वक्त बाद में बात करने की नहीं होती ना, बाद में फिर जमहूरियत भी एकदम याद आ जाती है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो सारी ज़िंदगी डिक्टेटरशिप को रबर स्टैम्प करते हैं, बल्कि उनके रास्ते हमवार करते हैं, फिर वो आर्टिकल लिखने शुरू करते हैं रिटायरमेंट के बाद जमहूरियत के बारे में। ये कोई मतलब वही एक ये देखिए ना, इस तरीका नहीं है ना। आपके अमाल आपको हिस्सादार बनाए ना, आप सही सोच के, जो फिर आपको बाद में याद आती है जब आपका मफाद होता है। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही। इमरान खान और अगर ये कहते थे कि जी मुझे नहीं किया जा रहा, हमारे साथ कुछ होता है तो हम उस वक्त बात करते हैं, बाद में नहीं फिर बैठ के ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। कुछ हद तक एक फितरी बात होती है, इंसान की फितरत होती है। एक और रियलिस्टिक बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, मौलाना साहब के पास एक स्ट्रीट पावर है। अगर तो ये हुकूमत बन जाती है और मौलाना जो है वो पीटीआई और मौलाना मिलकर एहतजाज करते हैं, तो क्या ये हुकूमत चल सकेगी? देखिए, मैं नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ इतनी लंबी चौड़ी कोई पोजीशन में है कि वो अब धरनों पे धरना करें। और मौलाना साहब का भी पता नहीं वो कहाँ, उनके पास बेशक स्ट्रीट पाथ उनके रहे हैं हमेशा, लेकिन बताइए कहाँ कहाँ करेंगे वो इस तरह की प्रोटेस्ट और धरने और एहतजाज? खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे? तो अगर इस वक्त वो गैर मुस्तहकम करने निकले हैं अपने रिजल्ट पर, पाकिस्तान को अदालतों में रुजू करें, अच्छे ऐसे फोरम में रुजू करें जहां आपकी सियासी बिसात नजर भी आए और आपका फिर कोई मौक़िफ़ एक हद तक लोग समझ भी सकें और उसमें कोई ना कोई मंतिक नजर आए। इस वक्त जो है मतलब लग रहा है कि गुस्सा है, कोई शायद नून लीग से मसला हुआ है, पीडीएम की दूसरी जमातों से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है उनके बेटे हारे हैं, वो भी शायद उनकी इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनकी सीटें वगैरह। तो आई डोंट नो उनका क्या अंदर से अंदर खाने क्या उनकी बात हुई। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ
काबीना का हिस्सा बनना नहीं चाहती। जो बात बिलावल साहब ने की कि हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चंद रोज़ पहले जो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके, जिसमें चौधरी शुजात भी थे, अलीम खान साहब भी थे, उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो ज़रा ये एक कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा दूर कर दीजिए। आपने किस तरह साथ मिलना है, काबीना का हिस्सा नहीं बनना और वजारतें नहीं लेनी, ये तो बिलावल साहब कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो ज़रा इसमें कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा दूर कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत आसान सी सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल। अगर कोई किसी को कोई इसमें भाम है तो मैं ज़रूर इस पर रोशनी डाल दूं वजाहत से। वो ये कि जब जरदारी साहब दोनों जगह पर, उन्होंने सीसी में भी ऐसी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, यानी कि हमारे वोटों से ये हुकूमत, ज़ाहिर है उनके वज़ीर आज़म तो वोटों से ही बनते हैं, हर चीज़ वोट से ही होती है हमारे ऐवानों में, तो वो हमारे उनको दरकार होंगे, वो सपोर्ट हमारी, वो हिमायत हमारी दरकार होगी, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बात, इसमें कोई मतलब इख्तिलाफ नहीं है, ना कोई, मैं नहीं समझती अभी कोई भाम रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ क्यों है? ज़ाहिर सीसी में ये भी डिस्कस हुआ होगा कि क्यों हम वजारतें नहीं लेना चाहते, क्यों हमें ये बोझ उठाना नहीं चाहिए। क्या वजह इसकी ये है कि जो इतने चैलेंजेस हैं मईशत को लेकर, या मुल्क जो जिन बहरानों से इस वक्त दो चार है, आप इसलिए बोझ नहीं उठाना चाहते कि हो नहीं पाएगा, कल को आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने कंधों पर आप लोग ये बोझ नहीं उठाना चाहते हैं? क्या ये वजह है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त? जी नहीं, ये बात नहीं है। हम जिन चीज़ों के लिए जवाबदेह हो सकते हैं वो होना चाहते हैं। ये नहीं कि हमने कोई ख्वाब बेचे अवाम को और फिर मतलब मुंह मोड़ लिया, ऐसी बात भी नहीं है। अभी भी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम, देखिए ग्रास रूट्स गवर्नेंस सूबों के जरिए होती है और पाकिस्तान बड़ा तब्दील हो चुका है। लोग परफॉर्मेंस मांगते हैं बजाय इसके कि हम फेडरल मिनिस्ट्रीज में मसरूफ हो जाएं और फिर हम परफॉर्म भी करते हैं। हमारी खास मिनिस्ट्रीज, खारजा मिनिस्ट्री देख लें, परफॉर्म करते हैं, फिर हम खुल के वहाँ सपोर्ट करते हैं, आधा आधा काम नहीं होता। तो इस वक्त बोझ के अलावा तो देखिए हमें भी अपनी प्रायोरिटीज देखनी है ना। और मगर हमने ये भी देखा कि हम, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आया है और हम, बिलावल साहब भी कह रहे थे, आई एम वेरी इनकरेज्ड बाय दिस रिजल्ट, तो हम चाहते हैं कि इस पर बिल्डअप करें और जिस जमात को मैंडेट मिला है, हमने तो कहा जिस जमात को भी मैंडेट मिला है वो बनाए गवर्नमेंट। सही, हमने तो किसी का नहीं कहा कि आप बनाएं। जो हमारे से बात कर रही है हमने उनको सपोर्ट दे दिया और अब उन पर है कि वो किस तरह अपनी काबीना को लीड करें और उसकी तरजीहात के मुताबिक। ये रियलाइजेशन है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है। आपने देखा, हमने सबने देखा कि जो बिलावल साहब इंतखाबी अपनी कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, नून लीग को बड़ा टारगेट किया। तो नून लीग की सफ़ों में ये रियलाइजेशन है, उन्हें अदराक है और ये डर है, डर कहें, खौफ कहें कि जो बैसाखियाँ, जिन बैसाखियों के सहारे उनकी हुकूमत बनने जा रही है, जिनमें पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर एक मेजर रोल है, अगर आप लोगों ने सहारे वापस ले लिए, बैसाखियाँ हटा दी, तो ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए सियासत में इतना तो आपको दिलगुर्दा रखना पड़ता है कि आप एक हद तक, आपके जो नंबर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं बड़े इत्तेहादी चाहिए होंगे। आई मीन दे वेलकम, वो ना भी करें, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ब्लैकमेल करते हैं और ना हमने ये कहा कि सारे साल, सारे दौर में इलेक्शन चल सकता है। देखिए इलेक्शन को अब खत्म होना होता है, उसकी अपनी एक माहौल होता है, उसकी अपनी एक डिस्कोर्स होती है, उसकी अपनी एक तरीक़ेकार होती है और एक दूसरे के मंशूर और पार्टी के खिलाफ ही लड़े जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस खुले हैं या आप समझते हैं कि वक्त निकल गया? ये शायद किश्ती अब निकल चुकी है, ट्रेन किसे कहते हैं, स्टेशन से निकल चुकी है। मैं हतमी फैसला तो नहीं कर सकती, लेकिन काफी दिन बिलावल साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कहा दरवाजे हमेशा से खुले रहे। हमने गालम गलोच नहीं दिखाई, हमने तकब्बुर को एक अपना तशख़्ख़ुस नहीं बनाया जिस तरह पीटीआई ने बनाया। तो हम चाह रहे हैं पार्टी पंजाब क्या करेगी, आखिर 10 सीटें हैं आपकी, तो फिर वो मंजूर वट्टू वाला 17 सीटों वाला फॉर्मूला भी आप सबको बड़ा याद आ रहा है कि 17 सीटों के साथ अगर वो बन सकते हैं तो 10 सीटें तो आप लोगों के पास भी हैं।
देखिए, हम ऐसी बातें नहीं करते जिससे उनके हर किस्म का वो उनको फील हो कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, लेकिन उनको भी हमारे मैंडेट और हमारी सोच और हमारी वज़ादारी और मैच्योरिटी का एहतराम करना चाहिए। और मैं और नहीं कहना चाहती, नेगोशिएशंस जारी हैं, बदकलामी से मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती, ना मैं समझती हूँ इस वक्त मुल्क में कोई स्पेस है इमेच्योर सियासत का या जॉकिंग फॉर अपनी बंदर बांट पोजीशन, ये इसके लिए स्पेस नहीं है। जो बातें कह गई उनको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अच्छा शायद को लगता है कि जिस तरीके से हुकूमत बनने जा रही है, जाहिर है इसे हम एक मजबूत हुकूमत तो नहीं कह सकते हैं, हम इसे बाइख्तियार हुकूमत तो नहीं कह सकते हैं। जाहिर है जितने पार्टीज इस हुकूमत में शामिल होंगी हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। माजी में भी हमने देखा कि नाराज़ होना, रूठना, मनाना, ये सिलसिला आप लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी थी 2008 में, MQM के साथ आप लोगों के सिलसिले चलते रहते थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हुकूमत इस तरीके से चल सकेगी, या जो जिस अवाम का जो मकसद होता है मैंडेट देने का, अवामी मसाइल हल करने का, क्या इन्हें अपने मसाइल से फुर्सत मिलेगी तो ये अवाम की तरफ देखेंगे, इस तरीके से हुकूमतें चल सकती हैं? देखिए, हुकूमतों को मैं समझती हूँ मुद्दत पूरी कर, हमारी दुआ है और सोच भी है और कोशिश भी रहेगी कि हुकूमतें मुस्तहकम रहें। एक जनरल इलेक्शन बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लोगों का खून पसीना एक होता है, पूरा मुल्क मतलब इस एक्सरसाइज में होता है हर सतह पर। तो जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे होते हैं वो भी ज़ाहिर फेंके हुए होते हैं, सियासी कारकुन जो होते हैं। तो जैसे मैं लाहौर में थी, लेकिन एक इसमें ये देखिए, मनाने की आपने बात की ना, देखिए मनाना तो जब आपके पास पावर होता है और आप अपर हैंड होता है तो आपका काम होता है कि आप बेंड करें, आप अपना जो गर्दन में सरिया ना रखें बल्कि एक फ्लेक्सिबल वो रखें, रीढ़ की हड्डी, जो सर झुकाना जानती हो, जो वज़ादारी जानती हो। हमारी तो ट्रेनिंग है, जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना आप इस तरह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।